हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो। वीडियो, पीपीटी एंड ऑडियो सब आ रहा है? जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो क्लास। समृद्धि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो। और पढ़ाई कैसी चल रही है? कोमल भाटी, गुड इवनिंग। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी क्लास करेंगे। ओके, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आवाज आ रही है? और आइए जल्दी जल्दी से। कल का रिवीजन किया था? कोमल, समृद्धि। नोट्स मिल गए? समृद्धि वो ऐप पर ही मिलेगा तुमको। लाइव क्लास में जाओगी, वहां मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास। ओके। चलिए 3 मिनट और वेट करेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का डाउट है कल की क्लास में कोई? नोट्स आपको मिल गए होंगे। पीवाईक्यू हम लोग कुछ क्लास कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोगों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5 या 6 क्लास होंगी, उसके बाद हम लोग या 50% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करेंगे। हाँ, पढ़ा है। उसमें ऐप पे जाओगी समृद्धि, वहां मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लास। और मॉक टेस्ट भी देते रहो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हो सकता है 2 महीने जून में। अप्रैल सेकेंड वीक में आपका वो आ जाएगा, सेकेंड थर्ड वीक में एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद जून लास्ट तक एग्जाम हो जाना चाहिए। और किसी को भी सिलेबस परचेज करना हो तो अतुल 10 कूपन कोड लगा के उसमें 10% ऑफ मिल जाएगा फिलर फॉर्म का कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए। ओके, अतुल 10 ये लगाओगे, 10% ऑफ मिल जाएगा। चलिए, तो ये राजीव, कैसे हो राजीव? रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर ही होगा। ठीक है राजीव, रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर ही होगा। समृद्धि किस चीज के नोट्स? ये तो हम क्लास वाइज परमानेंट डाल ही रहे हैं। कल भी कल का मैंने डाल ही दिया है, उस पर अपलोड कर ही दिया है। एक बार चेक तो करो राजीव, होगा उसमें, चेक करो। आज ही मैंने, आज दोबारा से अपलोड किए थे। कब चेक किया था तुमने राजीव? सॉरी, कब चेक किया था? चलिए, तो क्लास में 3 ही लोग हैं, है ना? क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास के बाद में हम तुमको बताते हैं, ठीक है समृद्धि, की कहाँ मिलेगा नोट्स। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें ना?
कि थोड़ा वेट और करें? वैसे सबको पता ही है कि 8 बजे से क्लास होगी। कल तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अच्छा बताओ कोई। लोक प्रशासन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वुड्रो विल्सन के बारे में पढ़ा था। तो आज और भी हम जानेंगे वुड्रो विल्सन के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया? 3 ही लोग दिख रहे हैं हमें। हाँ हाँ राजीव, आज अपलोड किए हैं हमने दोबारा से। क्लास स्टार्ट करें? चलो एक बार थम्स अप कर दो तो क्लास स्टार्ट किया जाए। क्लास में 3 लोग आए हैं, कल 12 लोग थे। क्या है, क्लास अच्छा नहीं लगा क्या? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई इसकी। ठीक है। सबसे पहले देखो, एग्जाम के पर्पज से एक चीज याद रखना, चार्ल्स जियो बूनेन। चार्ल्स, हिंदी वालों के लिए है ये। इनका ये फर्स्ट रिसर्च पेपर था जिससे पता लगा सकते हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति हुई है। फर्स्ट पेपर इनका ये, प्रिंसिपल द एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। ठीक है। तो 80-20 में लिखा गया था। इसे याद रखना, बस इतना ही पूछा जाता है। वो पूछ लेंगे कि भाई एग्जाम में पहला रिसर्च पेपर कौन सा था, और कई थिंकर की बुक दे देंगे। जैसे फर्स्ट बुक है जो हम आगे अभी इसी स्लाइड में देखेंगे, तो फर्स्ट बुक का नाम दे देंगे, रिसर्च पेपर दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन सा फर्स्ट पेपर था, लिखा गया था, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास का पता चलता है। ठीक है। तो उसमें इनका नाम रखना याद, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आते हैं लोक प्रशासन का, कैसे अपन लोग वो हुआ था। हाँ हाँ समृद्धि, गुड। द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्टडीज एज अ फील्ड एक्टिविटी एंड एज सिस्टमैटिक कॉन्सेप्चुअल स्टडी। इसका मतलब समझिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, समझ रहे हो? क्षेत्र का अध्ययन एवं क्षेत्र की गतिविधि के रूप में व्यवस्थित वैचारिक अध्ययन के रूप में है। लोक प्रशासन क्या है कि भाई क्षेत्र का अध्ययन और क्षेत्र की गतिविधि, जो फील्ड सर्वे, फील्ड स्टडी होती है और फील्ड के एक्टिविटी है, व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए, वो है लोक प्रशासन। ठीक है। और इसका क्यों उत्पत्ति हुई और क्या जानने के लिए हुई, इसके बारे में ये है कि विषय की वैचारिक समझ जो हाल में प्रेजेंट टाइम में चल रहे थे, कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, उनको समझने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के पहले और बाद में भी कुछ एक्टिविटीज हुई, उनको समझने के लिए ये आता है। और कहते हैं कि ये लोग, इनके जो थिंकर आते हैं, और वो वैचारिक समझ जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा था कि कैसे क्या हो रहा है, ये कैसे समझा जाए। सॉरी। जैसे हाल ही में क्या हो रहा था कि भाई आपका ब्यूरोक्रेट भी आ रहा था, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन भी आ रहे थे, और आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आ रहा था। ये सब चीजें मिक्सअप हो रही थी, तो उन्होंने समझा ये सब ऐसा क्यों है। ठीक है, कहीं ना कहीं मनुष्य का शोषण भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसे फायदा भी किया जा रहा है। तो इन सारे विचारकों में मतभेद था। ठीक है। तो इसे हम समझेंगे कि विषय की वैचारिक समझ हल की गई, हाल की समझ को समझा गया। ठीक है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी थम्स अप करो तो जल्दी से क्लास खत्म करें। ठीक है, कुछ लास्ट में डिस्कस होगा वो भी करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? हाँ बताओ समृद्धि, क्या डाउट है? ओके। और किसी को? कॉमल, राजीव?
राजीव, कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। ओके। अब देखो सबसे पहले ये आता है, इसमें देखो ये याद रखना, पहला ऐसे लिखा था। अब यहाँ कंफ्यूज है बूनिन वाला और वुड्रो विल्सन वाला। ठीक है, वुड्रो विल्सन का पहले ऐसे था, अब ऐसे ये किसके परिप्रेक्ष्य में था, पहले ये देख लो। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887। ठीक है। अ, हिंदी वाले स्टूडेंट याद रखें, जो भी बुक है, रिसर्च पेपर है, और जो कुछ भी बुक है, थिंकर नेम है, वो सारे इंग्लिश में ही याद करें। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूज भी हो सकते हैं और कभी कभी अक्षरों का तालमेल गूगल ट्रांसलेट कभी कभी गलत भी कर देता है। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट जो टाइटल था, ये बुक मान लीजिए ऐसे है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 1887 इज कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। अब ये समझो कि भाई जब चरण चल रहे थे, लोक प्रशासन का विकास हो रहा था। ठीक है, इस पवेड, शॉर्ट में इसे पवेड कहते हैं। ठीक है, गुड समृद्धि। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जब विकास हो रहा था तो 5 चरण में हुआ है। ठीक है, 5 चरण अब किनके अनुसार है, ये 5 चरण कोई बताएगा? कभी कभी पूछ लेते हैं कि लोक प्रशासन के जो 5 चरण है वो किनके अनुसार है, मतलब किनने विभाजित किया है, जो 5 चरणों को किसने विभाजित किया है। तो नाम याद रखिए, निकोलस। देखो कुछ चीजें इसमें नहीं मिलेंगी, वो आप नोट करते रहना ताकि क्लास में आपकी आंखें खुली रहें, है ना। निकोलस हेनरी। ठीक है, निकोलस हेनरी ने 5 चरणों में विभाजित किया था। एक तो पहला ये है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला चरण क्या था, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। ठीक, इसका ये भी लिख लीजिए ईयर, ईयर यहाँ लिख लीजिए 1887 टू 1926। ओके, ये लिख लीजिए, यहाँ ये एग्जाम में पूछा जाता है 87 1926। ठीक, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और आती है, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने कल क्या बताया था वुड्रो विल्सन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं वो, लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके फादर कौन है, फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक, फ्रैंक जे गुडनाउ, इनकी बुक याद रखिएगा, बुक भी पूछी जाती है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 900 1900। ठीक, इनकी बुक याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, फ्रैंक जे गुडनाउ ये पहले चरण के वो हैं थिंकर। ठीक है, इसी में आते हैं एल डी व्हाइट। इनकी बुक इनकी बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो 1926। अब यहाँ एक चीज कंफ्यूज वाली क्या है, ये फर्स्ट बुक है, अगर पूछ लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फर्स्ट बुक का नाम क्या है, तो उसमें क्या लिखेंगे, एल डी व्हाइट की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ओके। अब पूछ लेते हैं कि रिसर्च पेपर क्या है, तो उसमें रिसर्च पेपर में क्या जाएंगे हम लोग, चार्ल्स जियो वूनिन का। ठीक है, ये रिसर्च पेपर है फर्स्ट, और ये इनका बुक है फर्स्ट। ठीक, ओके। हाँ, गुड गुड कॉमन। इसमें इंपोर्टेंट थिंकर सॉरी, इनमें इंपोर्टेंट थिंकर जो है जिन्होंने बहुत योगदान रहा है जिन थिंकरों का,
तो फ्रैंक जे गुडनाव है, लियोनार्ड डी वाइट है, ठीक है, एल डी वाइट है, वुड्रो विल्सन है, ये तीनों थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में समझ लीजिएगा, इसे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन कहते हैं। एंड डेट याद रखिएगा 8082, 87 टू 1926। योगदान करता ही है फ्रैंक जे गुडनाव, लियोनार्ड डी वाइट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, वो पूछ लेंगे कि राजनीति एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाइकोटमी, मतलब राजनीति और प्रशासन द्विविभाजन में थिंकर कौन कौन से थे, या कौन से हैं या कौन से नहीं है। थिंकर का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे और बताइए इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। जैसे दे देंगे फ्रैंक जे गुन्नाव, लियोनार्ड डी वाइट, और अगले और थिंकर दे देंगे जो सेकंड चरण के हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकते हैं, ठीक। तो इतना याद रखना, ये चीजें याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब दूसरा चरण आता है, 5 चरण में होता है इसका उद्भव, विकास होता है, ठीक है। दूसरा चरण आता है प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण काल, ठीक, 1927 से 1937। इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ये चीज क्यों लिखी है स्वर्ण काल, इसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। 1927 और 1937 को कौन सा काल कहते हैं, या प्रशासन या किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 5 है, 4 के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण काल को, जो 27 से 37 तक चला। पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, गोल्डन एज बोला जाता है। ये दूसरा चरण है। इस चरण की खास बात क्या है, इसमें लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया है। विज्ञान क्यों माना गया है, क्योंकि कई थिंकर सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे थे। जैसे देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट आ गया था, पोस्ट कॉर्ब आ गया था, पोकोक आ गया था, पीओ ट्रिपल सी वाला आ गया था। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी इतना जान लो। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर ये हैं, एफ डब्ल्यू बिलोबी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बुक याद रखना, ठीक है। हेनरी फ्योल, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सारी इंपोर्टेंट बुक है, बकाया याद करना या ना करना, लेकिन ये बुक बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। लूथर गुलिक एंड उर्बिक ने आपका ये पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिया है, पोस्ट कॉर्ब। ये सबको पता है कि नहीं है, बताओ किस किस को पता है, जल्दी से, फिर आगे बढ़ा जाए। मैरी पार्कर फॉलेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, 1930, ठीक है। मूने एंड रीले, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत देते हैं। पोस्ट कॉर्प नहीं है पता, नहीं है पता, एमए में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, गुड गुड समृद्धि, यस यस समृद्धि, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में ये देख लीजिए। एफ डब्ल्यू टेलर थ्रो दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी यूज्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, एफ डब्ल्यू टेलर का काम उनके वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के माध्यम से एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत की। जब एफ डब्ल्यू टेलर आए, एफ डब्ल्यू टेलर है ना, देखिए एफ डब्ल्यू टेलर आए ना। 2 मिनट रुकना थोड़ा। यस सर, यस, क्या, मैं क्लास ले रहा हूँ।
चलिए सॉरी स्टूडेंट। तो क्या हुआ, एफ डब्ल्यू टेलर के जो दृष्टिकोण आए थे, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये उस समय चरम पर था। ठीक है, ये प्रशासन का जो प्रशासनिक पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल का था, ये बहुत चरण पे था। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि एफ डब्ल्यू टेलर का जो है ना हेलो स्टूडेंट, क्लास दिख रही है? हेलो। क्लास शो हो रही है? क्लास शो हो रही है सभी को? ओके ओके, सॉरी सॉरी यार, वो फोन आ गया था सर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, याद रखना कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, 1927 से 1937 के बीच। ओके, गोल्डन एज, गोल्डन एज से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक। अगला आता है कि लूथर गलिक और उर्बिक कौन से पीरियड से करते हैं बिलोंग, तो ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखो, पोस्ट कॉर्ब का बताया था, दो लोगों ने ही बताया था, कोमल शायद समृद्धि ने बताया था बस, और किसी को पता नहीं है तो याद कर लेना। ये इसका देखो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, पूछ लेते हैं कि लूथर एंड गलक ने कब दिया इसे, तो 1937 में दिया। ठीक है, किसने कॉइन किया, तो 1937 में किया, लूथर एंड गलक ने। कभी कभी अगर उसमें ये आता है कि गुलिक ने किया, तो बिल्कुल नहीं किया। उर्विक ने अकेला किया, नहीं किया। गुलिक एंड अरविक, लूथर गलिक एंड अरविक दोनों ने ही किया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके, कोई को किसी कोई प्रॉब्लम? हिंदी स्टूडेंट, कोई दिक्कत? इंग्लिश वालों को? हिंदी में ये लूथर गलिक का कभी कभी अगर इंग्लिश में ना आया तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। योजना, आयोजन, स्टाफिंग, मतलब कर्मचारी वाला स्टाफ, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, और इसे याद रखना दूसरे नाम से भी जाना जाता है कि सेवन थ्योरी या सेवन प्रिंसिपल किसने दिए, तो किसने दिए, लूथर एंड गलिक ने। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं घुमा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे। चल, थर्ड आता है इरा ऑफ चैलेंज, चुनौती का युग, 1938 से 1947। इसमें मुख्य थिंकर याद रखना है आपको, चेस्टर बर्नार्ड, रॉबर्ट डहाल, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, हर्बर्ट साइमन की दो बुक है, एक ये है और एक ये है, दोनों बुक इंपोर्टेंट है, याद करना। चेस्टर बर्नार्ड का द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, 1968, गुड समृद्धि, सेवन प्रिंसिपल, और रॉबर्ट डहल का है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया बार बार, हो सकता है 2020 में भी आया, नहीं सॉरी 2021 का जो मर्ज हुआ था इसके पहले वाला, उसमें आया था थ्री प्रॉब्लम। कभी कभी बुक का इतना ही नाम दे देते हैं, थ्री प्रॉब्लम किसने लिखा। ठीक है, तो ये रॉबर्ट डाल का है, और कभी कभी इतना नाम दे देते हैं, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भूलना नहीं है आपको, ये कंफ्यूज करता है। ठीक, और ईयर भी याद रखना है, 1947 में दिया था। ओके, और आता है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन का, बहुत अच्छे से याद करना है, ये भी हर बार पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी से बिलोंग करते हैं ये। एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अब आते हैं हिंदी वाले चुनौती युग। देखो हिंदी वालों के लिए हमने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बुक आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। ये आपको कुछ भी हो, ये इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा।
क्योंकि हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कार्यपालिका के फंक्शन, कार्य, है ना। तो इस वजह से हिंदी में ही याद करें, सॉरी इंग्लिश में ही याद करें, और इंग्लिश का ट्रांसलेट ही इंग्लिश में ही आता है वहाँ एग्जाम में। ओके, हिंदी वाले स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए अब आते हैं इंग्लिश। मैक्स वेबर वाज द फर्स्ट थ्योरिटियन who theorized concept and principle of public administration and showcased its practical applicability। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैक्स वेबर पहले सिद्धांतकार हैं। ओके ओके कॉमन, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैक्स वेबर पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की अवधारणाओं और सिद्धांतों को एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया भी है और व्यवहारिक तरीके से उन्हें अप्लाई भी किया है। ठीक, मतलब नौकरशाही का सिद्धांत है मैक्स वेबर का, सुने हो? ये तो जब याद है तुम लोगों को तो फिर रिवीजन है, हाँ याद ही होगा, मैं तो कह ही रहा हूँ। ओके, तो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेट। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके नौकरशाही को आदर्श प्रकार भी कहते हैं। आदर्श नौकरशाही, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आदर्श नौकरशाही किससे बिलोंग करता है? तो किससे बिलोंग करता है? मैक्स वेबर। ठीक है, आदर्श आदर्श प्रकार नौकरशाही के साथ उनके योगदान ने परिभाषित किया कि कैसे प्रशासनिक कार्य मूल तटस्थ और अमानवीय हो सकते हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोगों को अपने काम से तटस्थ रहना चाहिए, मतलब हमें अपने काम से मतलब रहना चाहिए, दूसरे के नहीं। ठीक है, वैल्यू ऑफ नेचुरल न्यूट्रल, सॉरी वैल्यू ऑफ न्यूट्रल। तो कैसे, जैसे मान के चलिए, अब न्यूट्रल रहना समझ रहे हैं? न्यूट्रल रहना समझ रहे हैं आप लोग कि बताएं इसको, जल्दी से बताओ। बताइए, समृद्धि बता दे, है ना? क्या आता है? चलिए बता ही देते हैं। ओके, तटस्थ मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए मेरा काम है, ठीक है, और समृद्धि का काम है, तो मुझे ना समृद्धि के काम से कुछ लेना देना है। ओके कॉमन, मुझे ना समृद्धि के काम से लेना देना है। जैसे समृद्धि अपना काम कर रही है, ठीक है, समृद्धि मान के चलो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है किसी ऑफिस में, मैं भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तो मुझे कोई फाइल दी गई है बनाने के लिए और इनको भी दी गई है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि समृद्धि ये फाइल ऐसी है या इसमें कोई करेक्शन करना है, या समृद्धि मुझसे कहेंगी कि सर आपकी फाइल ऐसी है। तो दोनों को एक दूसरे के काम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान के चलो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए और तीसरा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो वो तटस्थ नहीं है, वो अलग रहे और देखता रहे, तो उसे उसे कहते हैं तटस्थ। जैसे नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो सुना होगा, गुट निरपेक्ष वाला, उसमें तटस्थ पॉलिसी यूज होती है। ठीक है मतलब हमें हमारे काम से मतलब है, हमें दूसरे के काम से मतलब नहीं है। ठीक, अमानवीय, अमानवीय वही है भाई, किसी का शोषण ना हो, जो मानवीय कार्य हो। ओके, नहीं अमानवीय, जो मानवीय कार्य हो उन्हें मानवीय कहते हैं, जो अमानवीय कार्य मतलब शोषण है भाई, किसी को परेशान करना ये अमानवीय कार्य है, किसी को खुश रखना ये मानवीय कार्य है, आप कल्याण कर रहे हैं वो मानवीय है। ठीक है, ओके, यस यस कॉमन। His contribute with an ideal type bureaucracy define how administrative work can be value nature। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इस ये क्यों आया था सेकंड एरा, सॉरी थर्ड था ना, हाँ थर्ड एरा ऑफ चैलेंज। इसका डेट याद रखना, ये पांचों के डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है, विश्व युद्धों के बाद राजनीति का द्विविभाजन और प्रशासन निशाने पर आया है। जो फर्स्ट स्टेज था उसमें दोनों में विभाजन कर दिया भाई, राजनीति अलग है प्रशासन अलग है, ये कहने लगे थे कई दिन का। तो जब उन्होंने कहा भाई प्रशासन और राजनीति अलग कैसे है, कई दिन कर इस पे डिबेट कर रहे थे कि कैसे है, और कई इस पे कर रहे थे कि कैसे नहीं है। ठीक है, तो इस पे आता है, और फिर
1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य के राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को चुनौती दी। ठीक है, ये आलोचक थे द्विविभाजन, जो फर्स्ट स्टेज के थे। ये थर्ड स्टेज में आपके आ गए हैं चेस्टर बर्नार्ड। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इनकी बुक है, जो हमने आपको ऊपर ही पिछली वाली स्लाइड में दिखा दी है, लेकिन याद कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, अगला आता है हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत किया। देखो ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे देखो मैंने पहले ही हाईलाइट किया है, इसीलिए इसे रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी आता है हर्बर्ट साइमन, या फिर ये आ जाएगा प्रशासन के सिद्धांतों को किसने कहावत कहा। ठीक, किसने कहावतें कहा। कभी कभी लैंग्वेज भी चेंज कर देते हैं, कह देते हैं कि सिद्धांतों को कहावत, या प्रशासन के सिद्धांतों को कहावत किसने कहा, तो उसमें थिंकर दे देंगे 4 और पूछ लेंगे कि किसने कहा। तो आपको सीधा आंसर डायरेक्ट यहाँ से याद करके जाइए, हर्बर्ट साइमन ने कहा। ठीक है, ये इंग्लिश में है। फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर द डाइकोटमी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर अटैक। ठीक है, in 1938 चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव चैलेंज द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी। चेस्टर बर्नार्ड ने 1948 में पॉलिटिक्स एंड डाइकोटमी को आलोचना की है। ठीक है, उसको चैलेंज भी किया है। और आपका थर्ड आता है हर्बर्ट साइमन क्रिटिसाइज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवर्स। ठीक, ये बुक में करते हैं अपने वो प्रशासन के सिद्धांतों को। ठीक है, और ये देखो ये क्यों आया था, ये तार्किक एवं प्रत्यक्षवाद के आदर्शों के साथ लोक प्रशासन है। भाई कोई भी चीज है तो है क्यों, प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि हम आदर्शवाद में जी रहे हैं, सपनों की दुनिया में खोए हुए। तार्किक होना चाहिए और प्रत्यक्ष होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट में अगर इतने लोग हैं तो क्यों है, पता है कि कोई फालतू तो नहीं है, फालतू का हम वो पगार क्यों है ना, सैलरी क्यों है। इस वजह से ये थर्ड एरा आया। इसे इसलिए इसे बोलते हैं एरा ऑफ चैलेंज, चुनौती का युग। इसमें सब मिक्सअप हो रहा था, थिंकर आपस में डिबेट चल रहा था कि भाई क्या होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एल्टन मियो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, ये याद रख लेना। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने दिया, एल्टन मियो ने दिया। 1920 एंड 1930 चैलेंज मैनी प्रिविलेजिंग आइडियाज अबाउट इनिशिएटिव एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप। देखो ये किसके अपोजिट में आया था, कोई बताएगा। एल्टन मियो किसके अपोजिट में आया था, जल्दी से बताओ, याद है किसी को। समृद्धि, कोमल, राजीव, कोई बताएगा। आज स्टूडेंट बहुत कम आए हैं, क्या है, कल की क्लास अच्छी नहीं लगी शायद। बताओ, कोई बताएगा। नहीं है पता ना, चलिए। हॉथॉर्न प्रयोग, इसको हिंदी में भी हॉथॉर्न बोलते हैं। ठीक है, एल्टन मियो आए थे। अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, कोई बताएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत किसने दिया, बताओ, कोई बताएगा। समृद्धि बताओ, कोमल। साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, अभी पढ़ा तुरंत। बताइए। नहीं समृद्धि, FW टेलर ने दिया। ओके ना कोमल, क्या कर रही हो, चलो कोई बात नहीं, टेलर ने दिया। ठीक है, FW टेलर। अब ये कैसे अपोजिट में आया था, FW टेलर ने वैज्ञानिक सिद्धांत में, फिलहाल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसे डीपली लेकिन हम इसे यहाँ आप लोगों का इंट्रो करा दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके अच्छा समझ में आएगा। ओके, ठीक है। देखो FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता था, मानव को मानव नहीं समझा जाता था, उसे अमानवीय रूप से कार्य कराए जाते थे। मतलब जो उनका हेड होता था, उनका जो मैनेजर होता था, उन्हें बस काम कराया जाता था, काम। भाई मानव को मशीन समझा गया था उस समय। ठीक है, गुड समृद्धि, मानव को मशीन समझा गया था। तब उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपोजिट में आया एल्टन म्यू। उसने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मानव को आप लोग मशीन समझे हैं, आप मानव को पैसे की बदौलत आप कहते हैं। जैसे मान के चलो आपको कोई प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, वो आपको पैसा कब ज्यादा देगी,
जब भी देगी जब आपसे ज़्यादा काम कराएगी। आप 6 घंटे की जगह अगर 10 घंटे काम करेंगे तो आपको वो इनिशिएटिव देती है कि भाई ये लो, बहुत अच्छा, और बोलो, और प्रोत्साहन देती है और पैसा और देती है, ठीक है, ये कराती है। और आप उस जगह 10 घंटे काम, 12 घंटे काम करते हैं और आप अपने शरीर का कोई ख्याल रखते नहीं, अपना स्वास्थ्य का कोई ख्याल रखते नहीं, आप पैसे के ऊपर भागते रहते हैं, है ना। ठीक। इसमें था आपके वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफ डब्ल्यू टेलर वाले में। तब उन्होंने कहा, एल्टन में उन्होंने ये सारी समस्याएं देखी, प्रॉब्लम देखी, और इन्होंने एक थ्योरी दी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, मानवीय संबंध। ठीक है। तो इसमें कहा इन्होंने, भाई हम लोग मानव को ऐसे नहीं रख सकते हैं, वो भी एक मानव है, वो कोई मशीन नहीं है। तो उन्होंने टाइमिंग रखी भाई, 6 घंटे 7 घंटे हो सकता है, उसी टाइम में ये सब हो सकता है। और उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि पैसे से ही लोग काम ज़्यादा करें, ठीक है। कई चीज़ें क्या होती हैं कि जहाँ काम कर रहे हों लोग, वहाँ वो होना चाहिए कि भाई लाइट अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं, आप लोगों को मेरी पिक्चर देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ फेस पे लाइट नहीं है, इस वजह से आपको मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन कुछ दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि भाई लाइट अच्छी हो। अब आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, जब आप लाइट अच्छी हो, पानी अच्छा हो, हवा ठीक हो। भाई अब गर्मी के मौसम में पसीना छोड़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो और हम आपसे कहें, वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू कहें कि आप ये 100 रुपए लो और पढ़ लो, और गर्मी बहुत है, आप पढ़ लोगे, बताओ, कोई बताओ, समृद्धि बताओ, पढ़ लोगी आप, नहीं पढ़ोगी, कोमल, राजीव, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ना, चाहे हम 100 रुपए दो, चाहे 500 रुपए दें, नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा गया कि वो पैसे का लालच देख के वो पढ़ लेगा, ठीक है, एग्जाम पे ले लो, वो काम कर लेगा। लेकिन एल्टन में ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है कि पैसे की बदौलत लोग करें, पहले आप अपनी सुख सुविधाएं पूरी करें, तब लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम आपको गर्मी के 40 और 45 टेम्परेचर में एसी टेम्परेचर हो और बढ़िया एसी की हवा में बैठा दें, और हम आपसे कहें 1 घंटे पढ़िए, तो आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे। और हमने क्या कहा, हमने ना पैसा दिया आपको, ना कुछ कहा, सिर्फ हमने एसी लगाया, सुविधाएं अच्छी कर दी, और आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। ये था एल्टन म्यो का, कि कोई भी फैक्ट्री में अगर हमें किसी से काम ज़्यादा कराना है तो वहाँ की सुविधाएं अच्छी कर दीजिए, खाना, लाइट आइट सब कुछ अच्छा कर दीजिए, वो अच्छा रहेगा। एल्टन म्यो की थ्योरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें कई सारे चरण है, 3 या 4 शायद चरण है, उनमें हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, कई सारे हैं, ठीक है। ठीक। अगला आता है, देखो 1920 के दशक में प्रारंभ और 30 के दशक के उत्तरार्ध, उत्तरार्ध मतलब बीच में, एल्टन म्यो के हॉथन प्रयोगों ने समूहों में प्रोत्साहन और मानव व्यवहार के बारे में कई प्रचलित विचारों को चुनौती दी, ठीक है। मानव व्यवहार पे बात करते हैं, ये ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर भी बोल सकते हैं। अगला आता है रॉबर्ट डहल की बुक, याद रखना, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम, जो अभी हमने पहले ही लिखवा दी है, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी साइंटिफिक अंटिल देयर इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहते हैं, इन्होंने 3 प्रॉब्लम फेस की हैं इस चरण में, 4th चरण में, कि भाई लोक प्रशासन वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उस पर काम ही कर रहे हैं, ठीक। वैज्ञानिक तब होगा जब हम अदर कंट्री के लोक प्रशासन को पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक समझते हैं, कंपैरेटिव, बताइए। ओके समृद्धि, चलो तो समझते हैं, इसे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओके। तो तुलनात्मक अध्ययन होगा तभी, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बड़ी होगी, है ना समृद्धि, ओके, गुड कॉमल, गुड। ठीक है। तो जब तक हम लोग तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे लोक प्रशासन का, तब तक वो वैज्ञानिक है ही नहीं। नहीं तो कला है भाई, हम अपने हिसाब से नियम बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से ड्राइंग कर रहे हैं, कोई भी नियम, तो इसे कहेंगे कला। और तुलनात्मक अध्ययन होगा तभी वैज्ञानिक होगा। इनकी बुक याद रख लेना, 3 प्रॉब्लम वाली, रॉबर्ट डहल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजीव, कोई प्रॉब्लम है आपको, राजीव, क्या है, क्लास में हो, देख नहीं रहे हो क्या। चलिए कोई बात नहीं।
अब आता है फोर्थ स्टेज, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, पहचान व संकट का काल। इसे पता क्यों बोला गया? इसमें सब कुछ मिक्स हो रहा था, इसमें सब कुछ मिक्स हो रहा था भाई। कोई मानवीय कर रहा था, कोई वैज्ञानिक कर रहा था, सब कुछ आ गया था। तो इसमें देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकर भी याद रख लेना, फेरेलेडी, एफ डब्ल्यू रिक्स, इकोलॉजिकल सिस्टम दिया है, याद हो आप लोगों को। हम्म। एक क्या समृद्धि थ्री प्रॉब्लम, थोड़ा बोलिए क्या। चलिए जो भी हो, एडवर्ड वाइडनर, ठीक है, ये सारे थिंकर हैं। ये याद रख लेना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों एक ही लैंग्वेज में याद करेंगे इनको। ओके। अब आता है द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड सॉ द इमर्ज ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन एशिया अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में जो एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, इसमें जैसे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अमेरिका, लैटिन कंट्री, लैटिन अमेरिका की कंट्री, तो कई सारे हुए। किसी में क्या था भाई, कहीं राजाशाही चल रही थी, मोनार्की, डेमोक्रेसी, तो सबके अलग अलग नियम थे। समझ में नहीं आ रहा था कौन कैसे प्रशासन करे। ठीक। तो कहीं कैसे प्रशासन चल रहे थे, कहीं कैसे, जैसे अफगान में अभी कोई प्रशासन नहीं है भाई, चल रहा है वो चल ही रहा है, तालिबान जो शासन कर रहा है चल रहा है, वो धीरे धीरे अपनी कोशिश कर रहा है कि समझ से लाया जाए सब कुछ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसमें पहचान का संकट इसलिए है कि इसमें समझ नहीं पा रहे थे, कई कंट्री भाई स्वतंत्र भी हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सब मिक्सअप हो रहा था, और अदर कंट्री को, महाद्वीपों को एक दूसरे से रिलेशन भी बनाने थे, तो कैसे क्या किया जाए, तो ये समझने के लिए सब कुछ थिंकरों ने देखा। तो इसे पहचान का संकट, पहचान व संकट का काल कहा। इसकी डेट याद रख लेना, ठीक है, 1948 और 1970 तक चला है। इसमें ये पूछा जाता है कि पहचान का संकट, पहचान व संकट का काल, ठीक है, में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका। ठीक है, कभी कभी ये दे देते हैं यूरोप, तो यूरोप नहीं है, ये याद रखना, ये कंफ्यूज करा देता है क्वेश्चन में। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि तुलनात्मक परिस्थितिकी के विकास के लिए जिम्मेदारी है, मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सीपीएम, नहीं सीपीए, और इकोलॉजिकल जो फेडरिक डिक्सन ने दिया है, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं कि भाई फेडरिक डिक्स और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो पीरियड ऑफ आइडेंटिटी एंड क्राइसिस, 1948 से 1970। ठीक है। इसी में आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आगे जाके हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतना इंट्रो है इसका, कैसे विकास हुआ। ठीक है, यहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम, जल्दी से थम्स अप करो और आगे बढ़े हम। चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा चरण आता है जो अभी चल रहा है, चल रहा है जैसे हमने कल बताया था, पब्लिक पॉलिसी, कल्याणकारी, ये सब बताया था। जल्दी से बताओ, समृद्धि कल क्लास ज्वाइन की थी, बताओ। कॉमन, राजीव, याद है? ओके। राजीव, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलिए, वो शायद क्लास में है नहीं, क्लास ज्वाइन की है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसे शॉर्ट में एनपीए भी बोलते हैं। ठीक है, 1931 से जारी, अभी तक चल ही रहा है। देखो इस चरण में क्या क्या हुआ, इस चरण में लोक नीति का विश्लेषण का सरोकार था, लोक नीति के बारे में विश्लेषण हुआ। लोक नीति, इट इज पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस वाज कंसीडर्ड। ठीक है। सेकेंड है लोक प्रशासन के विद्वान, नीति नीति विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण के विषय में रुचि दिखा रहे थे। अब इन लोगों को कोई मतलब नहीं था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे चले, ह्यूमन कैसे चले। तो अब इस पीरियड के जो थिंकर थे, वो क्या था, स्कॉलर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरेस्टेड इन पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी एनालिसिस। एक दूसरे कंट्री की पॉलिसी एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे हम अपने राज्य को कल्याणकारी बना सकें, सरकार के थ्रू, प्राइवेट के थ्रू, जो हमने कल ट्रिपल पी मॉडल बताया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बताया था। ठीक है। हाँ हाँ,
कुछ 5 मानते हैं, कुछ 6, लेकिन 5 ही आपके इंपोर्टेंट है, 6 वाले मत पढ़िएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन हर साल इसी से बनता है, 6 वाला आपका कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतर थिंकर थे, इसीलिए, ठीक है। कॉमन 5 वाला पढ़िए, 6 वाला मत पढ़िए, कभी भी नहीं पूछते। हेनरी निकोलस के बारे में ही आता, निकोलस हेनरी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो तुम्हारे यूटीपीसीएस में भी, यूपीएससी में भी काफी जगह पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वां चरण ये है। इसमें याद रखना ड्वाइट वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, राजनीति और प्रशासन के बीच बंटवारा एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। फर्स्ट स्टेज के लिए ये क्रिटिसाइज करते हैं, फर्स्ट स्टेज को। समृद्धि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गुड गुड, ठीक है। तो इसमें देखो याद रखना, द डिवीजन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम अ वेल वर्न प्लेटफॉर्म। क्या, राजनीति और प्रशासन के बीच बंटवारा एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। तो ये पूछ लेते हैं ड्वाइट वाल्डो या फिर ये कोट किसका है, ठीक है। ये से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 1 एंड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 2, और आती है एक थर्ड, ठीक है। तो मिनोब्रो 1 में क्या है, इनके हम थिंकर बाद में चर्चा करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में इनकी चर्चा करेंगे फुल। तो इसमें पहला देख लीजिएगा, 1968 में आया था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नया लोक प्रशासन बोला जाता है इसे, एनपीए बोलते हैं। और दूसरा कॉन्फ्रेंस है जो 1988 में हुआ था, उसे एनपीएम बोलते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दोनों में अंतर है, आगे हम लोग इसे देखेंगे। वांटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू सोशली रिलेवेंट, वैल्यू ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंस एंड वर्किंग टूवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इक्विटी एंड चेंज। तो इसमें क्या है, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, मूल्योन्मुख, जवाबदेही, पारदर्शी और सार्वजनिक हित। हाँ, फिलोडेल्फिया वाला भी हम बताएंगे, इसमें नहीं है, वो आगे वाले में, आगे क्लास में होगा, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इनकी डेट पूछते हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सामाजिक इक्विटी, समानता, परिवर्तन की दिशा में काम करने के लिए लोक प्रशासन चाहता था, ठीक है। तो जो फर्स्ट मिनोब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968, इसकी डेट याद रखना। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, और मिनोब्रुक पूछ लेते हैं कि भाई फर्स्ट कब हुआ था, और 2 पूछ लेंगे कब हुआ था, फिलाडेल्फिया पूछ लेंगे, थर्ड पूछ लेंगे, ठीक है। और यहाँ डेट दे देंगे कि भाई 1968 या 2008 और 1988, और इसका दे देंगे, ठीक है। तो 2 कब हुआ था आपका 1988 में, फर्स्ट कब हुआ था 1968, थर्ड कब हुआ था 2008, और फिलाडेल्फिया यहाँ डेट दे देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका। ऐसे मैच द फॉलोइंग पूछते हैं, और कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। सेकंड आपका नया सार्वजनिक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ओके। चलिए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन फीचर आएंगे आप लोग एनपीए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, ठीक है। इसे शॉर्ट में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बोलता है, एनपीए। मुख्य विशेषताएं क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, रिवेल्पिंग, सिंप्लीफिकेशन द स्ट्रक्चर, फ्लैटिंग ऑफ द हायरार्की। तो इसमें क्या है, संगठनात्मक सुधार, संगठन में सुधार कैसे किए जाए, अर्थात संरचनाओं को सरल बनाना और पदानुक्रम को समतल करना। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में क्या था कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, उसमें कैसे तालमेल बनाया जाए, उसकी संरचनाएं जो है वो सही है, हायरार्की सही है कि नहीं है। अगर हायरार्की है तो सबको अपने पद के अनुसार काम मिला है कि नहीं, जो हमने कल बताया था, ठीक है। इसे समझ लिया होगा आपने, ठीक है। दूसरा आता है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन,
नागरिकों का सशक्तिकरण, यानी नागरिकों को निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय ग्राहकों के रूप में पहचाना जाए। अब इसका मतलब क्या है, देखो, सक्रिय रूप से हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में सरकार ये कहेगी कि हमारा जो जनता को उसमें कस्टमर कहा गया, जो भी हमारा कस्टमर है वो सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय मतलब जैसे वोटिंग है, तो वो वोट के बारे में जागरूक हो, जो वोटर होगा वो जागरूक हो कि भाई कैसे क्या हमारे एक वोट से 5 साल के लिए शासन अच्छा व्यक्ति करेगा या खराब करेगा। मतलब वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में, या कोई पॉलिसी बनती है, कोई भी नीति आती है, तो उसे क्या उसमें अच्छे हैं, क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कॉमन एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई संसद में कोई मुद्दा उठाए तो उसके बारे में वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये सारी चीजें हैं, उसे हम सक्रिय नागरिक कहते हैं। अब जो असक्रिय निष्क्रिय नागरिक हो उसे कोई मतलब नहीं है, जैसे किसान है, कोई लेबर है, उसे कोई मतलब नहीं है भाई। वो जाएगा घर, दिन भर काम करके थक जाएगा, सो जाएगा, अगला दिन फिर देखेगा, ठीक है, वो सक्रिय नहीं है। तो उनका कहने का मतलब ये है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वालों का कि भाई जो जाके घर सो रहा है उसे भी हमें एक्टिव करना है, वो भी समझे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, थम्स अप करिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक सेक्टर मैनेजर, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंधकों को स्वायत्तता, जो मैनेजर होंगे उनको भाई स्वायत्तता कि वो अपना अच्छे से काम करें, ठीक है। उनको उनको कोई वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनके कामों में कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता है। प्रदर्शन मापी तकनीकों और संकेतों का प्रावधान, ठीक है। प्रोविजन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक्स एंड इंडिकेटर्स, जो प्रदर्शन है उसकी माप तकनीक होगी, उसे कैसे हम मेजर करेंगे कि भाई अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मान के चलो कोई भी पॉलिसी आती है उसमें नंबर दिए जाते हैं कि भाई आप इस पॉलिसी को कितने नंबर देंगे, वो क्यों नंबर देंगे, उसे नापने के लिए देते हैं एक संकेत। जैसे नॉर्मल आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे आपका वो चलता है नगर पालिका के थ्रू, आपके शहर या गांव में वो चलता होगा कि भाई सफाई अभियान चलता है, उसमें 10 पॉइंट दिए जाते हैं कि आपके कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए, कैसी कैसी सफाई होनी चाहिए, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है। तो वो एक पैरामीटर है, मेजरमेंट है, उसके कुछ संकेत है कि इन पे नापा जाएगा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका प्रदर्शन कैसा है, प्रोविजन कैसा है कैसा नहीं है। तो वो होते हैं मेजरमेंट। जैसे आपका रिजल्ट देख लो, ठीक है, रिजल्ट होता है ना स्कूल का, उसमें कुछ मार्क वो फिजिकल एक्टिविटी में दिए जाते हैं कुछ पॉइंट के, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, डिसिप्लिन क्या है, पर डे का इनका आना जाना टाइमिंग क्या है, ये सब होता है इसमें प्रोविजन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है। नीतियों का, तकनीकों का संकेत है। दूसरा आता है कॉस्ट कटिंग इन पब्लिक सेक्टर इंस्पायरिंग बाय न्यू राइट पॉलिसी, सार्वजनिक क्षेत्र में लागत में कटौती, ठीक है। लागत में कटौती क्या है, जितने में हो रहा है हमारा उतने में ही होना चाहिए, बल्कि और कम में हम लोग कोशिश करें तो कम में अच्छा करें, जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई कम में अच्छा करें। वो हमने बताया था, गवर्नमेंट 10 का खर्च करेगी तो उसके पीछे 100 रुपए जांच करने के लिए कहेगी कि 100 रुपए 10 रुपए कैसे कहाँ गए, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में एक के ऊपर एक, वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमको प्राइवेट के टर्म्स लेने पड़ेंगे अपने प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक आता है यूजर पे बेसिक ऑफ डिलीवरी टू सर्विस, ठीक है। सेवाओं के वितरण का उपयोगकर्ता भुगतान आधार, जैसे ही सेवाएं मिले वैसा ही वो दे सर्विस, जैसे ही सेवाएं मिले वैसे ही डिलीवर हो। जैसे मान के चलो कोई पॉलिसी अच्छी बनती है, ठीक है, उस पर आप रिएक्शन आपका अच्छा रहेगा, तो सर्विस आप पे कैसे करेंगे, उसे फीडबैक देंगे कि अच्छा है, तो गवर्नमेंट और अच्छा करती जाएगी। ओके, अगला आता है आउटसोर्सिंग और सेवाओं के बाहर अनुबंध, मतलब आउटसोर्सिंग और सेवाओं से अनुबंध नहीं, ठीक है। आउटसोर्सिंग और कंट्रोक्टिंग आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। आउटसोर्सिंग और सेवाओं, आउटसोर्सिंग आप समझते हैं वैकेंसी पे जो आउटसोर्सिंग पे रखे जाते हैं, इतने समय के लिए इतना रखा जाएगा। आजकल गवर्नमेंट में यही होने लगा है, आउटसोर्सिंग पे रखे जाते हैं, ठीक है, उनको जितना काम है उतना ही कराएंगे। अगला आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, तो इसमें क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझते हैं कि नहीं समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, जल्दी से थम्स अप दो।
डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं? ओके गुड समृद्धि। चलिए, मतलब हर एक दूसरे को अलग अलग काम देना, मतलब एक व्यक्ति को सारे काम मत देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का उत्तराधिकारी डिजिटल युग है। डिजिटल युग तो आप समझते ही हैं, ठीक है, इसमें कोई समझाने की बात है ही नहीं। A successor to NPA is digital era governance, globalization and role backing of state made public administration more proactive and welcome to help the civil society NGO जो कल समझाया था, and market private sector is dispensing deliver to public goods and service, ठीक है। तो इसे डिजिटल युग क्या है इसे समझ लीजिएगा। वैश्विक और राज्य के रोलिंग बैक के सार्वजनिक प्रशासन को अधिक सक्रिय और सहयोगी बना दिया है, यानी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में नागरिक समाज, एनजीओ और बाजार यानी निजी क्षेत्रों की मदद का स्वागत। देखो इसे समझते हैं ऐसे, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, ट्रिपल बी मॉडल जैसे हमने आपको बताया, गवर्नमेंट को जरूरत है ट्रिपल बी मॉडल की। जब वो इनसे हाथ मिलाएंगे तभी क्या होगा, सेवाएं दे पाएंगे। जैसे डिजिटल युग क्या है, समझिए इस बात को। रिलायंस था, इंडिया बहुत पीछे था जब नेट हम लोगों के पास नहीं था, 4G नहीं था। तो सबसे अच्छा तरीका ये था, इसका बैक भी है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है भाई। सबको डिजिटल बनाना था, इतना सबके पास पैसा नहीं था, तो जियो वालों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट के लिए क्या किया और थोड़ा सामाजिक कल्याण कल्याण करने के लिए क्या किया, सबको फ्री सिम दे दी, फ्री डाटा दे दिया 6 महीने के लिए, चलाओ भाई। सब सीख गए, सबको आदि हैबिचुअल बना दिया। अब क्या हुआ कि भाई अब रिचार्ज दो, पहले 150, फिर 200, फिर 299, कुछ ऐसा ऐसा करके 399, अब 499, 600 ऐसा कर दिया। तो ये क्या हुआ, पहले सर्विस करी फिर उसका प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और युग भी हमारा डिजिटल हो गया, वैश्वीकरण भी पहुंच गए। आज हमें देश विदेशों की क्या मिलती है, न्यूज फोन पे तुरंत मिलती है। अगर वहां कुछ हुआ, जैसे ब्रिटेन में खालिस्तान वाला हुआ था, तो तुरंत हमारे पास खबर आ गई। और वही होता है ऑफलाइन, उस टाइम का इरा होता हमारा। तो क्या होता है, आ रही है सप्ताह भर में खबर, पता चला वहाँ एम्बेसी पे, इंडियन एम्बेसी पे कब्जा कर लिया खालिस्तान वालों ने, खालिस्तान मूवमेंट जो कर रहे थे, और अब हमारे पास खबर आ रही है। ये है ग्लोबलाइजेशन डिजिटल युग, ठीक है। मतलब सर्विस वही है एनजीओ के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से हमारे लिए देना, ठीक है, जैसे कल समझाया था। किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, एक बार थम्स अप दो। कोमल, समृद्धि, राजीव, किसी को कोई प्रॉब्लम? और कौन आया है क्लास में? 3 ही लोग दिख रहे हैं, 4 लोग आए हैं, चौथा कौन है? लेट आए हैं क्लास में। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोमल गुड, समृद्धि आपको, राजीव, और एक और लोग है क्लास में, नाम बताओ जल्दी से, क्या है? साडा सिंह बघेल है क्या? साडा सिंह शायद लेट आए हो तुम। चलिए, वो क्लास देख रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो देखो एक चीज ये याद रखना, वुड्रो विल्सन का कोट, जैसा वुड्रो विल्सन को हमने बताया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनका ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले एग्जाम में आया था। संविधान की रचना करने से ज्यादा मुश्किल है उसे चलाना। इट इज मोर डिफिकल्ट टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन देन टू कंपोज इट। समझ रहे हो उसे कि नहीं समझ रहे हो, कि समझाएं? आ रहा है सबको? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें?
चलिए ठीक है, ये मान लीजिए। ओके ओके, गुड कॉमन। चलिए, ये यहाँ क्लास ओवर होती है। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट हो कल का या आज का, और क्लास टाइमिंग बताइए। ठीक है, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस पे हम लोग ग्रुप बना देंगे और टाइमिंग हम बता देंगे क्या रहेगी। कल टाइमिंग हो सकता है क्लास की चेंज कर दें, उस पे बढ़िया टाइमिंग रहे। ये काफी टाइम हो जाता है ना आप लोगों के लिए। क्लास यहाँ हमारी ओवर हो गई है, नोट्स तुरंत मिल ही जाएंगे आपको। कोमल देखो, एग्जाम के टाइम पे बार बार रिवाइज करो तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, और एग्जाम के टाइम जाया करो एकदम चिल होके जाया करो। एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दिया करो। समृद्धि 8 से 9 काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी है एक। फिर आप लोग वो रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं ना, पूरा दिन आपका वेस्ट ही जाता होगा। एक क्लास हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे 8 PM पर। तो इससे क्या है, सिलेबस हम लोगों का जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक दिन में 3 क्लास ले लें, सुबह शाम दोपहर। जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म करा दें, बाद में जितना जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो बताओ, टाइमिंग बताओ फिर क्या रखें। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पे आप लोग टेक्स्ट मैसेज भेज देना, ठीक है। नहीं, टेक्स्ट नहीं, व्हाट्सएप कर देना एक मैसेज। तो हम सबको ग्रुप की लिंक भेज देंगे, उसमें ऐड हो जाना, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कॉमल की मिक्स हो, ठीक है। हाँ, देखते हैं समृद्धि। पहले ये नंबर नोट कर लो, ठीक है। ये नंबर देख लो, नोट कर लो। समझ में आ रहा है? 9140087454। समृद्धि, कोशिश ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कर लें, और रिवीजन जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ये सामने डिस्प्ले पे लिख दिया है, देखिए। इस पे मैसेज कर देना तो मैं तुम लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए, तो किसी का कोई डाउट तो है नहीं। किसी का कोई डाउट, क्लास ओवर किया जाए। फीडबैक फॉर्म आया होगा आप लोगों, गुड गुड, हाँ यस समृद्धि, यही है। देखो, फीडबैक फॉर्म आया होगा आप लोगों के पास, प्लीज फीडबैक दीजिए, है ना। अच्छा बुरा जैसा भी हो वैसा दीजिए। हाँ हाँ, सही है समृद्धि। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा, जो भी सुधार करना हो तो वो हम सुधार भी करेंगे, ओके। हाँ, देखते हैं कॉमन, मैं आज ही मैसेज कर दूंगा, सुबह आज ही अनाउंसमेंट कर दूंगा, ग्रुप पर भी और ऐप पर भी। क्लास हाल चाल चेंज कर देंगे और हाल चाल शेड्यूल भी कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्लास ओवर किया जाए। ओके, थैंक यू। चलिए, बाय, गुड नाइट सभी को। क्लास आते रहिएगा, ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए।
इस समृद्धि इस नंबर पर वो मैसेज कर दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ठीक समृद्धि, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।